दोस्तों, लोग अक्सर किसी इंसान की पहचान उसके कपड़ों, उसके पद और उसकी हैसियत से करते हैं, लेकिन वक्त जब सच सामने लाता है तो यही सोच रखने वाले लोग सबसे पहले अपनी गलती पर शर्मिंदा होते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही ईमानदार आईएएस अधिकारी प्रशांत नायर की है, जिसने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अपनी पहचान तक छिपा ली और एक मामूली कर्मचारी बनकर उसी सरकारी कार्यालय में पहुंच गया जहां गरीबों से खुलेआम रिश्वत ली जाती थी। फाइलें पैसे के बिना आगे नहीं बढ़ती थीं और आम जनता अपने अधिकार के लिए महीनों तक चक्कर लगाती थी। जिले के जनसेवा एवं राजस्व कार्यालय के खिलाफ लगातार शिकायतें सरकार तक पहुंच रही थीं, लेकिन जब भी जांच टीम वहां पहुंचती, उससे पहले ही भ्रष्ट कर्मचारी सबूत मिटा देते थे और अधिकारियों के सामने खुद को निर्दोष साबित कर देते थे। आखिरकार सरकार ने एक गुप्त जांच का फैसला लिया और नवनियुक्त आईएएस अधिकारी प्रशांत नायर को जिम्मेदारी दी गई कि वह अपनी असली पहचान छिपाकर एक साधारण कर्मचारी के रूप में इस कार्यालय में काम करे, वहां होने वाले भ्रष्टाचार को अपनी आंखों से देखे, सबूत जुटाए और सही समय पर पूरे गिरोह का पर्दाफाश करे। प्रशांत ने यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली क्योंकि उसके लिए सरकारी पद से ज्यादा जरूरी जनता का भरोसा था। अगले दिन सुबह करीब 9:30 बजे प्रशांत साधारण नीली शर्ट, काली पैंट और पुराने लेकिन साफ जूतों में कार्यालय पहुंचा। कंधे पर एक छोटा बैग था और हाथ में नियुक्ति पत्र। गेट पर बैठे चौकीदार ने उसे रोककर पूछा, कहां जाना है? प्रशांत ने नियुक्ति पत्र दिखाते हुए कहा, आज से मेरी यहां नियुक्ति हुई है। चौकीदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और अंदर जाने का इशारा कर दिया। प्रशांत जैसे ही अंदर पहुंचा, उसकी नजर एक बुजुर्ग किसान पर पड़ी जो एक कर्मचारी के सामने हाथ जोड़कर कह रहा था, साहब 5 महीने से चक्कर लगा रहा हूं, मेरी जमीन का नामांतरण कर दीजिए। कर्मचारी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, काम तो हो जाएगा लेकिन सेवा शुल्क लगेगा। किसान ने बेबसी से कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। कर्मचारी ने फाइल बंद करते हुए कहा, तो फिर अगले हफ्ते आना। किसान निराश होकर बाहर जाने लगा और प्रशांत ने अपनी छोटी डायरी में लिख दिया, पहला सबूत। वह जानता था कि उसे भावनाओं में बहकर किसी से भिड़ना नहीं है, बल्कि हर सबूत को सुरक्षित तरीके से इकट्ठा करना है। तभी प्रशासन शाखा के एक बाबू ने उसे आवाज देकर बुलाया और कहा, नए हो ना, एक बात याद रखना, यहां नियम किताबों में चलते हैं, दफ्तर में नहीं। यहां वही होगा जो मैडम चाहेंगी। ज्यादा ईमानदार बनने की कोशिश मत करना। आसपास बैठे कर्मचारी हंसने लगे, लेकिन प्रशांत चुप रहा। तभी पूरे कार्यालय में अचानक खामोशी छा गई। कॉरिडोर में हाई हील की आवाज सुनाई दी और सभी कर्मचारी अपनी कुर्सियों पर सीधे होकर बैठ गए। कुछ ही सेकंड बाद आराध्या मिश्रा अंदर आई। उम्र लगभग 28 वर्ष, महंगी साड़ी, हाथ में ब्रांडेड पर्स और चेहरे पर ऐसा घमंड कि उसके सामने कोई कर्मचारी आंख उठाकर बात तक नहीं करता था। वह वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी थी और कार्यालय के हर महत्वपूर्ण काम पर उसका प्रभाव था। किसकी फाइल आगे जाएगी, किसकी रुकेगी और किसका काम बिना पैसे के नहीं होगा, यह लगभग सभी जानते थे। आराध्या की नजर जैसे ही प्रशांत पर पड़ी, वह उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, यह नया लड़का कौन है? एक कर्मचारी ने कहा, मैडम आज ही नियुक्ति हुई है। प्रशांत शांत खड़ा रहा। आराध्या को उसका चुप रहना अच्छा नहीं लगा और उसने आदेश दिया, आज से जो काम दिया जाए वही करना, फाइलें पहुंचाना, कर्मचारियों के काम में मदद करना और ज्यादा अक्ल लगाने की कोशिश मत करना। प्रशांत ने सिर्फ इतना कहा, जी मैडम। आराध्या को लगा कि उसने एक कमजोर कर्मचारी को आसानी से दबा दिया है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि जिस युवक को वह अपने सामने मामूली कर्मचारी समझ रही है, वही कुछ दिनों बाद उसकी पूरी व्यवस्था को कानून के सामने खड़ा करने वाला था। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग महिला अपनी फाइल लेकर आराध्या के पास पहुंची और बोली, मैडम मेरे पति को गुजरे 2 साल हो गए हैं, लेकिन मेरी परिवार पेंशन अभी तक शुरू नहीं हुई, कृपया मदद कर दीजिए। आराध्या ने फाइल देखे बिना कहा, दस्तावेज पूरे नहीं हैं। महिला ने कहा, मैडम मैं 5 बार सारे कागज जमा कर चुकी हूं। तभी पास खड़े कर्मचारी ने उसे इशारे से अलग बुलाकर कहा, अगर जल्दी काम करवाना है तो कुछ खर्चा करना पड़ेगा। महिला ने अपनी साड़ी के पल्लू से कुछ नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए, लेकिन कर्मचारी ने नोट देखकर कहा, इतने में काम नहीं होगा। महिला की आंखों में आंसू आ गए और वह वापस जाने लगी। प्रशांत ने यह सब अपनी आंखों से देखा और डायरी में दूसरा सबूत दर्ज कर लिया। अब उसे साफ हो चुका था कि शिकायतें झूठी नहीं थीं,
अगले कुछ दिनों तक प्रशांत ने चुपचाप कार्यालय के हर हिस्से को समझना शुरू किया। कौन कर्मचारी किस फाइल को रोकता है, किससे पैसे लिए जाते हैं, किसके निर्देश पर फाइल आगे बढ़ती है और कौन लोग इस पूरे खेल में शामिल हैं, वह हर जानकारी दर्ज करता रहा। धीरे धीरे आम लोगों को भी उस पर भरोसा होने लगा, क्योंकि वह उनकी बातें ध्यान से सुनता था और उन्हें सही प्रक्रिया बताने की कोशिश करता था। एक दिन एक वृद्ध किसान उसके पास आया और बोला, बेटा, 6 महीने से जमीन के नामांतरण के लिए आ रहा हूं, हर बार 10,000 रुपये मांगते हैं। प्रशांत ने पूछा, कौन मांगता है? किसान डर गया और बोला, मेरा नाम मत बताना, वरना मेरा काम कभी नहीं होगा। प्रशांत ने उसे भरोसा दिलाया कि उसका नाम सामने नहीं आएगा। किसान ने उसे उन कर्मचारियों के नाम बताए जिन्होंने उससे पैसे मांगे थे। प्रशांत ने सब कुछ दर्ज कर लिया। उसी दिन दोपहर में उसने देखा कि एक प्रॉपर्टी डीलर आराध्या मिश्रा के कमरे में गया। उसके हाथ में एक मोटा लिफाफा था। उसने लिफाफा आराध्या की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैडम, जैसा आपने कहा था। आराध्या ने लिफाफा अपनी दराज में रखा और उसी समय एक फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए। प्रशांत दूर से यह सब देख रहा था। उसने डायरी में लिखा, रिश्वत लेने के तुरंत बाद फाइल पास। अब उसके पास सिर्फ शिकायतें नहीं बल्कि प्रत्यक्ष सबूत भी जमा होने लगे थे। आराध्या को भी धीरे धीरे प्रशांत पर शक होने लगा था, क्योंकि वह बाकी कर्मचारियों की तरह उसकी बातों पर हंसता नहीं था और हर घटना को बहुत ध्यान से देखता था। एक दिन उसने पूरे स्टाफ की बैठक बुलाकर कहा, अगले सप्ताह विभागीय निरीक्षण हो सकता है। जिस फाइल में भी कोई गड़बड़ी है उसे अलग कर दो और कोई शिकायत बाहर नहीं जानी चाहिए। एक कर्मचारी ने पूछा, अगर कोई शिकायत सीधे बड़े अधिकारी तक पहुंच गई तो? आराध्या हंसकर बोली, इतने सालों में कौन हमारा क्या बिगाड़ पाया है? सभी कर्मचारी हंसने लगे, लेकिन प्रशांत चुपचाप बैठा रहा। आराध्या की नजर उस पर पड़ी और उसने कहा, तुम इतने गंभीर क्यों बैठे हो? यहां नौकरी करनी है, जांच अधिकारी नहीं बनना। प्रशांत ने शांत स्वर में कहा, जी मैडम, मैं सिर्फ अपना काम सीख रहा हूं। आराध्या ने उसे घूर कर देखा, लेकिन उसे अभी भी यह अंदाजा नहीं था कि जिस व्यक्ति को वह अपने सामने एक साधारण कर्मचारी समझ रही है, वही उसके खिलाफ हर सबूत इकट्ठा कर चुका है। अगले कुछ दिनों में प्रशांत ने अपनी डायरी के अलावा सरकारी सतर्कता टीम को भी लगातार जानकारी भेजी। टीम ने गुप्त रूप से कार्यालय की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। रिश्वत लेते हुए कर्मचारियों की रिकॉर्डिंग, संदिग्ध फाइलों का विवरण, फर्जी दस्तावेज, अवैध लेन देन और आराध्या तक पहुंचने वाले पैसों से जुड़े सबूत धीरे धीरे इकट्ठा होते गए। आखिरकार वह दिन आ गया जिसका प्रशांत को इंतजार था। सोमवार की सुबह अचानक कार्यालय के बाहर कई सरकारी गाड़ियां आकर रुकीं। कर्मचारी घबरा गए। कुछ ही मिनटों में विभागीय विशेष जांच टीम अंदर पहुंची और पूरे स्टाफ को कॉन्फ्रेंस हॉल में बुला लिया गया। आराध्या भी वहां पहुंची, लेकिन उसने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। तभी उसकी नजर सबसे पीछे खड़े प्रशांत पर पड़ी और उसने गुस्से में कहा, तुम यहां क्यों खड़े हो? बाहर जाओ। प्रशांत ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी जांच टीम के वरिष्ठ अधिकारी आगे बढ़े और बोले, नहीं मैडम, इन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इन्हें आगे बुलाइए। आराध्या कुछ समझ पाती उससे पहले वरिष्ठ अधिकारी ने प्रशांत के सामने जाकर सलाम किया और कहा, वेलकम सर, मिशन सफल रहा। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। आराध्या की आंखें फैल गईं और बाकी कर्मचारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। प्रशांत ने अपनी जेब से पहचान पत्र निकाला और शांत आवाज में कहा, मैं आईएएस अधिकारी प्रशांत नायर हूं। राज्य सरकार के आदेश पर पिछले कई दिनों से इस कार्यालय में एक साधारण कर्मचारी बनकर काम कर रहा था। यह सुनते ही आराध्या के चेहरे का रंग उड़ गया। जिस युवक का उसने कपड़ों को लेकर मजाक उड़ाया था, जिसे उसने चाय लाने और फाइलें पहुंचाने का आदेश दिया था, वह कोई मामूली कर्मचारी नहीं बल्कि वही अधिकारी था जिसे सरकार ने इस पूरे भ्रष्टाचार की जांच की जिम्मेदारी दी थी। प्रशांत ने अपनी डायरी मेज पर रखी और जांच टीम ने एक एक करके सारे सबूत सामने रखने शुरू कर दिए। रिश्वत लेते हुए रिकॉर्डिंग, फाइलों में हेराफेरी, गरीबों से पैसे मांगने के प्रमाण और आराध्या के कमरे में हुए संदिग्ध लेन देन की रिकॉर्डिंग सबके सामने दिखाई गई। अब किसी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। प्रशांत ने गंभीर आवाज में कहा, सरकारी कुर्सी जनता की सेवा के लिए होती है, जनता का अधिकार छीनने के लिए नहीं। जिस गरीब को तुमने पैसे न देने पर महीनों तक परेशान किया, उसके पास शायद तुम्हें देने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास न्याय की उम्मीद जरूर थी और उस उम्मीद के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है।
इसके बाद प्रशांत ने कार्रवाई का आदेश पढ़ते हुए कहा, वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी आराध्या मिश्रा सहित भ्रष्टाचार में शामिल सभी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है और मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई संबंधित जांच एजेंसी द्वारा की जाएगी। यह सुनते ही कई कर्मचारी हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। कुछ ने कहा, सर एक मौका दे दीजिए, हमसे गलती हो गई। लेकिन प्रशांत ने साफ कहा, यह सिर्फ गलती नहीं थी, यह उन लोगों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ था जो न्याय की उम्मीद लेकर यहां आए थे। आराध्या की आंखों में आंसू आ चुके थे। वह प्रशांत के सामने हाथ जोड़कर बोली, सर मैंने आपको पहचान नहीं पाया, मुझे माफ कर दीजिए। प्रशांत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, गलती यह नहीं थी कि तुम मुझे पहचान नहीं पाई, असली गलती यह थी कि तुमने गरीब लोगों को इंसान समझना बंद कर दिया था। अगर तुमने अपनी कुर्सी का इस्तेमाल उनकी मदद के लिए किया होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। आराध्या के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ ही देर बाद निलंबन की कार्रवाई पूरी हुई और भ्रष्ट कर्मचारियों को कार्यालय से बाहर ले जाया गया। उसी दिन प्रशांत ने पूरे स्टाफ को संबोधित करते हुए कहा, आज से इस कार्यालय में किसी गरीब से 1 रुपये की भी रिश्वत नहीं ली जाएगी। जो कर्मचारी जनता की सेवा करेगा वही इस कुर्सी पर बैठने के योग्य होगा। कार्यालय में मौजूद लोगों ने तालियों से उसका स्वागत किया और बाहर खड़े कई गरीब लोगों के चेहरों पर पहली बार राहत दिखाई दी। उस दिन सिर्फ कुछ कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं हुई थी, बल्कि उस कार्यालय में वर्षों से चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा संदेश दिया गया था कि सरकारी पद किसी व्यक्ति की निजी जागीर नहीं बल्कि जनता की सेवा की जिम्मेदारी है। दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि किसी इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों, उसकी गाड़ी या उसकी कुर्सी से नहीं होती, बल्कि उसके चरित्र और उसके व्यवहार से होती है। जो लोग अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके कमजोर लोगों को दबाते हैं, उन्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता और जिस व्यक्ति को वे आज छोटा समझ रहे होते हैं वही कल उनके सामने सच लेकर खड़ा हो सकता है। अब आप बताइए, अगर आप प्रशांत नायर की जगह होते तो क्या भ्रष्ट कर्मचारियों की माफी स्वीकार करके उन्हें एक और मौका देते या फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला बिल्कुल सही मानते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी ही प्रेरणादायक और सस्पेंस से भरपूर कहानियां हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।